हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू जेई चैलेंजेस बाय पीडब्ल्यू। आज हम करने वाले हैं चौथा और आखिरी लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। थोड़ा सा दुख हो रहा है। कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें अच्छे सवाल मुश्किल से मिलते हैं और कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें अच्छे सवाल खत्म ही नहीं होते। रोटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फ्लूइड्स है। तो करते हैं बच्चों, इस चैप्टर को भी हम आज आखिरी नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नए तरह के सवाल सॉल्व करना सीखते हैं। कुछ जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन पे और थोड़े से अच्छे सवाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया करते हैं और मचाते हैं। ठीक है बच्चों। तो वेलकम टू जेई चैलेंजेस बाय पीडब्ल्यू। आई एम हेमंत सिंगल, फॉर्मर चाइल्ड एंड फॉर एवर स्टूडेंट। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ज़िंदगी में। तो लगता है कि हाँ भाई, आप कुछ कर भले कुछ ना कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो उसकी हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू हो, बट सीखना बच्चों जो है लाइफ में ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं उससे आपको जो है आगे बढ़ने का मज़ा मिलता है। यू फील पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। ठीक है। और उसके अलावा चीज़ें जिस तरह से रोज़ बदल रही है, आज एआई आ गया है। एआई ने आजकल मैन फैड हो चुका है। एआई का हर जगह एआई एआई की बातें हो रही है। तो इफ़ यू कीप लर्निंग तो आपकी लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप होती है, तो यू कैन मेक चेंज। जैसे कि मेरे बारे में बताऊं तो मैं साइंस पढ़ता था। एज ए साइंस स्टूडेंट था खुद। 11th 12th में मैंने जेई क्लियर करी थी। 62 रैंक आई थी। आईटी कानपुर गया, वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ा। सच बोलूँ तो ज़्यादा नहीं पढ़ा कॉलेज में। अब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ठीक है। पर फिर मैं बाहर गया, अच्छे से मैंने सॉफ्टवेयर में जॉब करी। कई सालों तक जॉब करी सॉफ्टवेयर में। कई सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स पे काम किया, खुद की टीम लीड करी। उसके बाद में कई सालों से आप जैसे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो इफ़ यू हैव अ लर्निंग कैपेसिटी, आप कुछ भी कर सकते हैं और कई बार आपको मौके मिलेंगे। इंडिया इज़ ए ग्रोइंग नेशन। तो सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्यों हमने ये चालू किया था बात करने का कि हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो वेलकम टू द फोर्थ एंड फाइनल लेक्चर ऑन जेई चैलेंजर्स। आज हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। कुछ पोटेंशियल के सवाल करेंगे, कुछ एनर्जी के सवाल करेंगे। एनर्जी के सवाल हमने कुछ किए थे, कुछ और करेंगे। और मेनली हम जो है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स इन सब की करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए रहा ये। ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल है, आप इसे कीजिए। इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। पर इसको करने का एक और तरीका मैं बताऊंगा जो आपको शायद नहीं आता हो। ठीक है। वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। आप इसको जो है, मेरी जो पहले सवाल से ही मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर के, यू कैन सॉल्व इट विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से कर लीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों। तो मैं जल्दी से फ्रेम के बाहर जाता हूँ। प्लीज पॉज करके इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। वापस जाऊँ? नहीं, पॉज कर लिया होगा। ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। वी हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइटली लॉन्ग line charge having charge per unit length as lambda 1 and lambda 2 as shown in the figure are located in air as shown. The force of interaction between them is given by lambda 1 into lambda 2 divided by eta into 12 to the power 12, where eta is in SI unit. ठीक है। तो एटा की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है। तो जो चार्ज इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन जो है वो फोर्स हमें निकालना है। बीच में डिस्टेंस ए दिया है, ए की वैल्यू नहीं दी है, तो ऑब्वियसली ए जो है मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सीधा सीधा तरीका है बीच में फोर्स निकालने का, एक एलिमेंट पे फोर्स निकालो और उसको बच्चों क्या कर दो, उसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो उसी तरीके से करते हैं हम। ठीक है। तो नए पेज पे लेते हैं। लेमडा 1 की वजह से लेमडा 2 पे फोर्स देख लेते हैं और वाई एक्सिस से ऊपर से देखते हैं। ठीक है। आई एम गोइंग टू सी फ्रॉम हियर। ठीक है। ऐसा देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, वायर के थ्रू देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये मेरा तार है जिसकी डेंसिटी लेमडा 1 है और ये मेरा दूसरा तार है ना। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो दूसरा तार जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वो मेरा तार जो है ये दूसरा इस तरह से हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इस तार की वजह से
एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं इससे y डिस्टेंस पे dy, ठीक है, और इस पे लगने वाला इस वायर की वजह से फोर्स जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है, इसकी विड्थ जो है dy है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ये ए है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा 2k लैम्डा 1 बाय, अगर ये डिस्टेंस आर ले लूँ, आर। ठीक है, अब ये एंगल थीटा ले लेता हूँ। तो जो फोर्स जो है इस पे ऊपर लगेगा, इसका जो नीचे वाला भाई है उसमें इस तरफ लगेगा, तो दोनों का जो है वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है। तो इनटू कॉस थीटा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो बच्चों में छोटा सा फोर्स इस पर निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा गर्म है बच्चों, पसीने आएंगे सर को तुम्हारे, अच्छा नहीं लगेगा। तो जो छोटा सा फोर्स होगा वो होगा छोटा सा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, जिसका डी क्यू है, तो डी क्यू कितना होगा, लेमडा 2 इंटू डी वाई इंटू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, हमें सिर्फ उसी से मतलब है। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 2k लेमडा 1 बाय आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टी वेरिएबल इक्वेशन है, वी हैव डी वाई, वी हैव आर एंड वी हैव कॉस थीटा, सारे जो है हर एलिमेंट के लिए अलग है। तो सबको इस केस में जनरली जो है किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इसको सबको इस केस में कन्वर्ट करते हैं हम, थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो लाइफ थोड़ी सी आसान रहती है। तो इधर ले लेते हैं 2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाहर ले लिया। ठीक है, अब डी वाई, तो y इक्वल्स टू a tan थीटा, तो dy इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो dy की जगह लिखना आता है, cos थीटा को हमें चेंज करना नहीं है। r इज इक्वल्स टू a बाय cos थीटा, तो r इज इक्वल्स टू a sec थीटा। तो ये हो गया हमारा dy इज a sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, r विच इज a sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्स आया है वो सब चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए। थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से π/2। तो ये हो गया मेरा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू पाई, ये मेरा फोर्स आ गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का फोर्स आ गया। और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लेमडा 1 लेमडा 2 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाई एटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू 10⁻, फिर भूल गया मैं, -11 होता है ना एप्सिलॉन नॉट, अभी लास्ट लेक्चर में भूला था, अभी फिर भूल गया। ठीक है, बट इट डजेंट रियली मैटर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे k को लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा आंसर है। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये क्या होता है, 10⁻, कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जल्दी से चेक कर लो। सो 4 इंटू 3.14, ठीक है, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻11। जब मैं इसको चेंज करूँगा तो होगा 4 3 12, 12 8 है 4 3 12, 12 की 108। ठीक है, तो 1/108 इंटू 10⁻11, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इस इसको मैं लिख लेता हूँ 1.08 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो भूल जाएं तो इस तरह से
आना चाहिए। ठीक है, तो कांड कर दिए, 1/1.08 को मैंने जो है ये लिख लिया, तो 10⁻, ये -12 आएगा। ठीक है, -12 आएगा। वापस देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हो सर, आपको बेसिक वैल्यू याद नहीं है। नहीं है यार, नहीं है, पर गलती नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो 1 बाय ये हो गया 12, और 12 की 108, तो ये हो गया 108, तो 1.08 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसको ऊपर ले गया, तो 10⁹ इंटू 10, ये क्या है 10/1.9 इंटू 10⁻12 होता है। ठीक है, वैसे भी उसने 12 कहा था। तो ये जो हो गया हमारा कितना हो गया, λ1 इंटू λ2 और एप्सा इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.85। 2 इंटू 8.85 अगर करूँगा तो आएगा 0। 85 का डबल कितना होता है 170, तो 170 तो 0.7 और 16.7, 16.7 ये मेरा आंसर आएगा, है ना। 2 इंटू 8.85 इज ऑलमोस्ट 9, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, है। देखा, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन करना आना चाहिए भाई। 8.85 क्या है, 8.85 9 क्लोज है, तो उसका डबल जो होगा वो कितना होगा, वो 18 होगा, तो 18 के पास आना चाहिए, तो 17.7। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 17.7, तो आंसर हो गया, ईटा की वैल्यू आ गई 17.7। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये सवाल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। दो लाइन चार्ज के ऑब्वियसली डिस्टेंस मैटर नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि दोनों जो है इनफाइनाइट है। दो परपेंडिकुलर लाइन चार्जेस है, पास से दूर है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए मैटर नहीं करता। उसकी वैल्यू आती है बेसिकली कितनी आती है, λ1 λ2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू। अब मैंने कहा था इसका दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कब लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जब भी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो हम उसके अराउंड एरिया ले लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के आसपास मान लो मैंने एक छोटा सा वायर का सेगमेंट ले लिया। ठीक है, एक प्लेन का सेगमेंट बना लिया, एक्स जेड प्लेन का सेगमेंट बना लिया। ठीक है, एक्स जेड प्लेन इस तरह से फैला लिया। इसकी लेंथ जो है मैं एल ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से वायर 1 की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, चारों तरफ जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, इस सेगमेंट का जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, एनक्लोज चार्ज, क्योंकि सब तरफ फ्लक्स हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, फॉरगेट λ2, सब तरफ फ्लक्स हॉरिजॉन्टल निकल रहा है, तो कितना होगा λ1 चार्ज डेंसिटी इनटू इस वायर की लंबाई l बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फ्लक्स निकलेगा। हमारी बात समझ। अब क्या करें, ये जो वायर है, ये जो λ1 वायर है, इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, यूं जा रहा है और ये जो है हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब इस वायर में इस छोटे से एल सेगमेंट, पूरे वायर को भूल जाओ, पूरे वायर को अब क्या करो, भूल जाओ। ठीक है, 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे इसके अराउंड, इस वायर के ऊपर और नीचे जो है मैं थोड़ा सा क्या ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एरिया ले लेता हूँ। तो इसको ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये λ1 का एल लेंथ का वायर है, बाकी वायर भी है, और ये जो है मेरा जो है λ2 वाला वायर ऐसे जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वायर जो है ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इस वायर की वजह से जो है λ1 वाले वायर की वजह से जो है इस तरफ फ्लक्स निकलेगा, डी वाले पार्ट से, इस पार्ट की वजह से इधर भी फ्लक्स निकलेगा, उधर भी फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो ऐसे जाएगा, और वो जो है पूरा हमारा वायर सेकंड वायर को क्रॉस करेगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखो। तो इसको मैंने ओरिजिन के पास λ1 वायर का छोटा सा हिस्सा ले लिया एल लेंथ का, और ये λ2 वायर जो है इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये λ1 वायर है, और वाई एक्सिस से देख रहा हूँ ये λ2 वायर।
ठीक है। अब इधर से जो फ्लक्स निकलेगा सिर्फ एल सेगमेंट की वजह से, तो ये जो फ्लक्स इसमें सिर्फ एल सेगमेंट का फ्लक्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि लेमडा टू के ऊपर और नीचे से जाएगा, तो फ्लक्स जो होगा सारा इस तरह से जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। उस एलिमेंट को जो है चारों तरफ में एक एरिया बना लेता हूँ। एलिमेंट के क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, चारों तरफ एक एरिया बना रहा हूँ। ठीक है। कैसे, जैसे कि एक और इसका व्यू देखो, ये तुम्हारा लेमडा टू वायर है। ठीक है। और ये तुम्हारा जो है लेमडा वन वायर है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चूंकि एल लेंथ का लेमडा वन वायर कट किया है, और इससे यहाँ पे इस एलिमेंट के चारों तरफ एल लेंथ का एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं। अब इसकी जो विड्थ है वो तो डी वाई है, ये तो डी वाई है। ठीक है। अब इस बॉक्स में से कुछ फ्लक्स निकलेगा, इस लाइन का फ्लक्स निकलेगा। वो फ्लक्स कितना होगा, वो जो छोटा सा डी फाई होगा वो कितना होगा तुम्हारा ई परपेंडिकुलर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये एंगल में थीटा मान लो, क्या होगा वो ई कॉस थीटा। ठीक है। इंटू एल इंटू डी वाई, यही होगा। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो इधर से निकल रहा है वो क्या होगा भाई, इधर से सारा फ्लक्स इस एल लेंथ की वजह से इस तरफ निकलेगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन, इस तरफ भी निकलेगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो टोटल फ्लक्स का क्या होगा, आधा होगा, लेमडा वन एल बाय टू एप्सिलॉन। मैं लिख सकता हूँ लेमडा वन एल बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से एल बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा टू डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा इंटू डी वाई इंटू लेमडा टू, क्या है एफ के बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे लेमडा टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया मेरा, लेमडा वन और एल को काट दिया ऑब्वियसली, तो ये क्या हो गया, इसको सही से करके बताता हूँ। तो इसका ये हुआ, तो अब यह मैंने एल से एल काट दिया, लेमडा वन लेमडा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेमडा टू डी वाई इंटू, दोनों तरफ लेमडा टू से मल्टीप्लाई किया है, ई परपेंडिकुलर। इसको ई कॉस थीटा को लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सीधे सीधे ई परपेंडिकुलर ही लिख लेता हूँ कि हर जगह मैंने वही यूज़ किया है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा ई परपेंडिकुलर इंटू एल इंटू डी वाई, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ ई परपेंडिकुलर इंटू एल इंटू डी वाई, और फिर मैंने लेमडा टू से मल्टीप्लाई किया, लेमडा टू ई परपेंडिकुलर इंटू डी वाई, लेमडा टू डी वाई चार्ज इंटू ई परपेंडिकुलर, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो बिना इंटीग्रेशन किए बच्चों यहाँ पे मैंने आपका फोर्स निकाल दिया है फ्लक्स का यूज़ कर। ठीक है। कैसे निकाला है वापस से देख लो, ये लेमडा वन जो है वायर है, इसका एक छोटा सा सेगमेंट लिया है लेंथ का, तो इसमें जो चार्ज है वही फ्लक्स निकलेगा इसके चारों तरफ, क्योंकि सब अपने चारों तरफ निकाल रहे हैं। तो इसका जो फ्लक्स निकलेगा, जो लेफ्ट साइड सारा फ्लक्स निकलेगा, वो सारा का सारा फ्लक्स जो होगा, तुम्हें राइट साइड दिख रहा है, इट डजंट मैटर। ठीक। हाँ। तो जो सारा का सारा फ्लक्स होगा उस दूसरे वायर से जाएगा। ठीक है। तो दूसरे वायर पे जब हम उसके अराउंड एक एरिया लेते हैं डी वाई और एल का, ठीक है, तो जब हम एरिया लेते हैं तो उसमें से फ्लक्स कितना निकला, ई परपेंडिकुलर इंटू एल इंटू डी वाई। ठीक है। और ई परपेंडिकुलर इंटू लेमडा टू इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन ही फोर्स है। तो इसका इंटीग्रेशन फ्लक्स बाय टू है ही, टोटल फ्लक्स का बटा दो है ही, तो मतलब ये जो है लेमडा टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें सीधे सीधे फोर्स मिल गया। तो जब भी आपका इस तरह से आता है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक मोतीपुर आया था, ये जो है वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे हमें निकालना था ई गया, मान लो इसने डी एक्स ट्रैवल किया, यहाँ पे ई डी एक्स हुआ, ई परपेंडिकुलर बाय डी एक्स हुआ। ठीक है। जब भी हमें इस तरह से चीज़ों में इंटरेस्ट होता है तो हमको ये इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उसका फ्लक्स के बराबर कर सकते हैं।
और वही हमने यहाँ पे भी किया था, और यही जो है हम इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे, बट हम जो है इसको हम फ्लक्स से भी कर सकते हैं। एलिमेंट बनाया, उसका एलिमेंट का सारा फ्लक्स निकाल दिया, एल से एल कैंसिल हो गया, लेमडा टू से एल हटा दिया, लेमडा टू लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये सवाल जो है बच्चों आप बार बार देखें, अच्छे से देखें, समझें, और फ्लक्स वाला कंसेप्ट जो है जब भी इस तरह से लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर वाला अगर हमें ये फील्ड चाहिए और उसके चारों तरफ हम सरफेस बना सकें, तो वो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, फ्लक्स के बराबर ही आएगा। तो बिना इंटीग्रेशन की ये सवाल जो है हम आसानी से कर सकते हैं, और ये आप विजुलाइज भी कर सकते हैं, थोड़े से सवाल करोगे आप विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से सवाल। तो क्या करना था हमें इसमें बच्चों, इस सवाल में हमें ये दिया गया था कि एक वायर को से दूसरे वायर पर फोर्स निकालना है। तो सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किया हमने चालू कर दिया, एक वायर लिया, उसके वजह से हमें फील्ड पता है, दूसरे वायर का हिस्सा लिया, उस पर फोर्स निकाला, उसका परपेंडिकुलर फोर्स लिया, उसको इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ गया लेमडा 1 लेमडा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। फिर हमने कहा बिना इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। बिना इंटीग्रेशन करना होगा तो हमें पता है ई परपेंडिकुलर यूज करना है, इसके चारों तरफ एल लेंथ का ले लिया, हमें टोटल फ्लक्स मिल गया, टोटल फ्लक्स मिला लेमडा 1 एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस वायर के चारों तरफ एल स्ट्रिप का एक स्ट्रिप ले लेंगे, तो उससे कितना जाएगा, उससे जाएगा उसका आधा लेमडा 1 एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसका इंटीग्रेशन होगा ई परपेंडिकुलर इंटू डी वाई, लेमडा 2 से मल्टीप्लाई किया, एल को कैंसिल किया, हमें क्या मिल गया, हमें सीधे सीधे जो है बच्चों ये जो है फोर्स मिल गया। आ रही बात समझे, क्यों, क्योंकि फोर्स कितना है, चार्ज इंटू ई परपेंडिकुलर का इंटीग्रेशन। तो चार्ज के लिए लेमडा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, एल को एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल आप डेफिनेटली कीजिए बच्चों। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे रहा ये। तो ये जो है सिंपल ऑसिलेशन का सवाल है। आईटी जेई एडवांस में अलग अलग चैप्टर को मिला के सवाल आते हैं। ठीक है, एक कहानी बताता हूँ, कई सालों से जेई में एडवांस में एसएचएम का सवाल नहीं आया था, तो कई टीचर जो हैं वो एसएचएम को लाइटली लेने लग गए थे, कई 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 छोड़ना है तो ये चैप्टर छोड़ देना और कोई दिक्कत नहीं है, इसका सवाल नहीं आता है, सिंपल चैप्टर है ये, वो उसको उड़ाने लग गए थे। ठीक है, 3 4 5 साल तक सवाल नहीं आया। उसके बाद जेई एडवांस में एसएचएम से 6 सवाल आए थे। ठीक है, अलग अलग चैप्टर मिला के ऑसिलेट, एवरीथिंग कैन ऑसिलेट राइट, तो अलग अलग मिला के 6 सवाल आए थे। लोगों को रातों रात शहर छोड़ना पड़ गया था जिन्होंने कहा था कि एसएचएम से सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बांध के रख लेना कि जो चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ के जाओगे सबसे ज्यादा सवाल उसी से आएंगे। ठीक है, स्टार पॉइंट है, लिख लेना, जो भी चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ के आओगे सबसे ज्यादा सवाल उसी से आने वाले। तो सबको साथ लेके चलो, सबसे भाईचारा रखो, सबसे दोस्ती बनाना, घनिष्ठता बनाना जरूरी नहीं है, बट सबसे हाय हेलो रखना जो है लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए, पूरी जान लगा के करिए, मैं भी लगाता हूँ। मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। ठीक है, पॉज करके जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, करें तो कर लेते हैं सवाल, करेंगे धीरे धीरे करेंगे, भगवान का नाम लेकर करेंगे, होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अंताक्षरी, देखिए प्रभु का नाम। So we have 3 small identical coins of mass m each, connected by 2 light non-conducting string of length d each. ठीक, each coin carries an unknown charge q। तो सभी कॉइन के पास चार्ज जो है q के बराबर है, और q जो है वेरिएबल है और हमें q निकालना है। ठीक है, अननोन लिखा है तो वही निकालना है। तो कॉइन्स आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सरफेस एज शोन। ठीक है, दिखा है, देख के साफ पता पड़ रहा है कि सरफेस नॉन कंडक्टिंग है और हॉरिजॉन्टल है और सब कुछ है। द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज वेरी क्लोज टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब हम छोड़े हैं तो 180 के आसपास है, तो ऑसिलेशन जो स्मॉल है, अगर वैसे छोड़ दे तो तीनों जो है सीधे सीधे रहते। 3 पार्टिकल सिस्टम जो होता है एक्चुअली सॉल्वेबल बहुत नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन्स के टाइम से हम 3 पार्टिकल सिस्टम के, आपको हायर स्टडीज में जाओगे बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी 3 पार्टिकल सिस्टम, अभी उसमें मगजमारी नहीं करते, बट 3 पार्टिकल सिस्टम एक्चुअली जो होता है इट्स नॉट सॉल्वेबल, बट उसके स्पेशल केसेस जो है हम सॉल्व करते हैं। एक और 3 पार्टिकल सिस्टम का सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, अभी के अभी। ठीक है, आफ्टर आफ्टर द कॉइन्स आर रिलीज, ठीक है, दे आर ऑब्जर्व टू वाइब्रेट विद टाइम टी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 180 जाने की कोशिश करेंगे, ओवर शूट करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, फिर वापस 180,
इस तरह से मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो फाइंड द चार्ज क्यू ऑन द कॉइन्स। ठीक, टाइम पीरियड दिया है, क्यू पूछा है, या मान लो क्यू दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, इट डजेंट मैटर, टाइम पीरियड निकालना है उसको बाद में रीअरेंज करके क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको ऐसा छोड़ते हैं ऑलमोस्ट 180 पे, तो क्या होता है, करें, शुरू करें, होएगा, भगवान जाने, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एंगल जो है वेरी वेरी स्मॉल है, ये एंगल 180 है, और ये एंगल जो है थीटा, थीटा इज रियली रियली स्मॉल, ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल बहुत ज़्यादा ही छोटा है, और ये भी एंगल थीटा सिमेट्रिक मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा है, एनर्जी से करते हैं, हाँ एनर्जी से करते हैं, क्योंकि फोर्स फोर्स में तो लंका लग जाएगी। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये जो है ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी है, क्योंकि सेंटर मास स्टेशनरी था और सेंटर मास स्टेशन नहीं था, तो भी हम सेंटर मास की फ्रेम में ही करेंगे। ये पार्टिकल सीधा सीधा ऊपर जाएगा, तो ये दोनों पार्टिकल जो है नीचे आएंगे v/2 से। अब आप कहोगे कि नहीं सर ये तो आपने गलत कर दिया, पार्टिकल तो दूर भी जाएंगे। ठीक है, जब रस्सी सीधी होगी तो ये ऐसी होगी। ठीक है, तो चूंकि ये रस्सी सीधी हो रही है तो इसकी फ्रेम में तो रोटेशन कर रहा है, तो एक्चुअली पार्टिकल नीचे तो नहीं आएंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे कुछ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, और पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी कुछ होगी। ठीक है, तो पहली बात तो उनका जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो v/2 होगा, और दूसरा उनकी वेलोसिटी जो होगी ऑलमोस्ट डाउनवर्ड ही होगी। बोलोगे ऐसे कैसे सर, तो यार बताएं, चलो बता देते हैं। तो ये देखो, ये सिस्टम है हमारा, ये v से जा रहा है थीटा, तो इसकी इसके अलॉन्ग वेलोसिटी होगी v sin थीटा। ठीक है, विच इज रियली स्मॉल। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है ऑलमोस्ट ऐसे जा रहा है। ठीक, ये v/2 से जा रहा है, ये एंगल मान लो मुझे नहीं भी पता, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, रोप के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी का, जो पार्टिकल का रोप के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा, वो देख रहे हो कितना छोटा होगा। अरे बात समझ में आ रही है, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, एंड दैट विल ऑल्सो बी v sin थीटा। ठीक है, चूंकि थीटा बहुत छोटा है, तो अगर ये रोप के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी v sin थीटा है, तो इसकी भी रोप के अलॉन्ग वेलोसिटी v sin थीटा होगी। ठीक है, और अगर इसकी वेलोसिटी जो है इस तरफ v sin थीटा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मान लो यहाँ कहीं पे है, तो जो होगी ऑलमोस्ट डाउनवर्ड ही होगी। अरे बात आ रही है समझ में, उसका कंपोनेंट और उसका कंपोनेंट जो होगा रस्सी के, उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। उसकी वेलोसिटी वर्टिकल v/2 तो कंपोनेंट होगा ही नीचे की तरफ। ठीक है, उसके अलावा जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होने वाला है। ओके, क्लियर, क्लियर है, क्लियर। अभी भरोसा नहीं हो रहा सर की बात पे, हाँ सर की बात पे भरोसा नहीं, कर लो यार, थोड़ा सा भरोसा कर लो। ऑब्वियसली वो कंपोनेंट जो होगा वो चूंकि रोप के अलोंग कंपोनेंट बहुत छोटा है, तो उनका वेलोसिटी भी जो होगी वो बहुत छोटा होगा। कैसे, इस रोप को ऑलमोस्ट स्ट्रेट करके देख लो। ठीक है, ये इधर v से जा रहा है, ये इधर जो है v/2 से जा रहा है, आ रही बात समझ में। ठीक है, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में जो थीटा है वो मैं बड़ा बना रहा हूँ, बट थीटा इज रियली रियली स्मॉल, ऑलमोस्ट 180। तो इसकी वेलोसिटी इस समय तो एग्जैक्टली v/2 है, तो जब थीटा हल्का सा चेंज होगा तो वेलोसिटी जो होगी उसकी v/2 से हल्की सी अलग होगी, डाउनवर्ड v/2 होगी। उसकी वेलोसिटी मान लो v डैश है, तो v डैश और v/2 में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, द डिफरेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मान लो भाई, मान लो। ठीक है, और इसको अगर अच्छे से और विजुलाइज करना है तो इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा सिस्टम है। थोड़ा सा खुद से भी सोचना, हाँ ऐसा नहीं कि सर नहीं बोला है तो ही करना।
सर हमको नहीं सोचना है सर, ऐसा नहीं करो यार। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो है सिस्टम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा वहाँ पे यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल जो है कहीं से नीचे आ रहा है, तो एक तरह से सेंटर ऑफ मास पे आके सब मिलेंगे, तो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे ये जो है सिस्टम कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं वही कर लेता हूँ। तो ये जो पार्टिकल है ये है, और सेंटर ऑफ मास वाली लाइन ये होगी, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा, तो यहीं पे आके सब मिलेंगे, यहीं पे आके सब मिलेंगे, तो मान लेते हैं एक तरह से हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके अबाउट काइंड ऑफ रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका होगा नहीं, इसके अबाउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी जिसके अबाउट रोटेट करते हैं परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटा हम मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ओके, तो इनफ टॉक, अब शुरू करते हैं। ये v से जा रहा है, ये v/2 से जा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई एम गोइंग टू इग्नोर। वाई? बिकॉज थीटा इज स्मॉल। इतना समझा दिया। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, और सिस्टम ऑफ एनर्जी जो है हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो m m m, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एंड अंदर आएगा v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर। तो v/2 का स्क्वायर होता है v/4, 1/4, 1/4 और 1, तो 1/2 प्लस 1, 3/2, 3/2 v स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और इसके साथ हम पोटेंशियल एनर्जी जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा d है। क्या दिया था? d दिया था ना? ठीक है, हाँ d दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने उसमें टाइम ले लिया जल्दी से, पर अब जल्दी से करते हैं। इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, d होगी। इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी भी कभी चेंज नहीं होगी, वो d रहेगी। इनके बीच की एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है, तो हम लिखेंगे kq² डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी कितनी है? ये अगर एंगल थीटा है तो ये d है, तो दिस इज गोइंग टू बी d cos थीटा। d cos थीटा ये होगी d cos थीटा। ठीक है, तो 2d cos थीटा, एंड दिस होल थिंग हैज टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू एम इंटू वी इंटू dv/dt। ये हमें एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, प्लस kq² बाय 2d इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, अब आप कहोगे माइनस प्लस को आप भूल के, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है ना, तो डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव है, तो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो है साइन थीटा को मैं तो थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा को मैं उसको एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत उसमें मुझे नहीं है। अगर मैं साइन थीटा को एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मुझे डी थीटा बाय डी टी ही चाहिए। तो डी थीटा बाय डी टी निकालते हैं जल्दी से। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास की लाइन के अलॉन्ग है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v/2 है, और ये एंगल थीटा है, तो ये इसकी लेंथ d है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे 2d/3 हो जाएगी, और इसकी लेंथ d/3 हो जाएगी। तो ओमेगा जो है मैं लिख सकता हूँ, अब मत कहना यार परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो 3v/2d है ना। सो v 3v/2d, ओमेगा आ गया मेरे पास, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी आ गया। साइन थीटा को भी मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा इज थीटा, एंड तो थीटा को एक्स थीटा में लिखना है, तो किसका ऑसिलेशन कर रहा हूँ मैं? इसकी वेलोसिटी भी मानिए ना, हाँ, तो ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2d/3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू ये इसकी मीन पोजीशन है ऑब्वियसली, x इज इक्वल टू 2d/3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो
साइन थीटा इज, तो ये डिस्टेंस को मैं 2d/3 को मैं l मान लेता हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू v/l, l इज इक्वल्स टू 2d/3 एंड x इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। ठीक है, तो ओमेगा इंटू साइन थीटा करूँगा मैं, तो ओमेगा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू v/l इंटू x/l। मुझे लगा आसान हो जाएगा, नहीं हुआ। इट्स ओके, डोंट वरी। साइन थीटा इज x/l, ओमेगा इज v/l। ठीक है, एंड दिस थिंग इज 0, तो ये हो गया vx/l²। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अरे आगे बढ़ते हैं। सो 3/4 mv इंटू a प्लस, गलत कर दिया ना, v² का डिफरेंशिएशन होता है 2v dv/dt, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। तो इस तरह से कांड नहीं कर सकते, इसलिए मैं डबल चेक करता रहता हूँ सब चीज़। ठीक है, बड़े सवाल करने हैं थोड़ा सा डबल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस kq² / 2d cos² थीटा, सो kq²/2d cos² थीटा। cos² थीटा को मैं 1 ले लूँगा, साइन थीटा को थीटा ले लिया। साइन थीटा इंटू ओमेगा इज vx/l², vx/2d/3 का होल स्क्वायर, दिस होल थिंग इज 0, v से गया v, और x को एक तरफ ले जाओ, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले जाओ, तो a बराबर a इक्वल्स टू kq² डिवाइडेड बाय 4d³ इंटू 3, और नीचे आएगा m, 3/4 इंटू x, और यहाँ पर नेगेटिव। सवाल सॉल्व हमारा हो गया है, 3/4 आंसर है। बाकी जो है वो सब वो डायमेंशन के लिए है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व। ओके, तो क्या किया इसमें हमने मोमेंटम चैप्टर का थोड़ा सा यूज किया। ऑब्वियसली इसके आगे निकाल देंगे, 2 सेकंड का काम है, इट्स हार्डली मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल में किया क्या हमने, तो हमें कहा गया था कि हम 180 पे छोड़ने के बजाय 180 से थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम फोर्सेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मुश्किल पड़ता है। एक और तरीका होता है ये सवाल सोल्व करने के लिए, अरे पेन तोड़ दिए, शिकायत मत करना हमारी, यहाँ पेन तोड़ दिए, क्या करें, टूटी। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है, कई बार हमें अगर लोकस मिल जाता है, वो लोकस मिल भी जाता है, अगर अभी हम यहाँ पे निकालने बैठे हैं इन दोनों का, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बीच वाला पार्टिकल, और ये जो है उसके रिलेटिव जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ये दोनों जो उसके रिलेटिव सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो ये जो है दिस थिंग इज गोइंग टू बी पैराबोला, सॉरी इलिप्स। इलिप्स सर आप कुछ भी बोलते हो, बता देता हूँ, जल्दी से बता दो। सवाल सोल्व हो गया, पर तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, हाँ किसी को बताना मत। तो मान लो, क्या मान लो कि ओरिजिन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, और तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे थीटा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये भी एंगल थीटा होगा, वो होंगे हमेशा हमेशा इसके कोऑर्डिनेट होंगे x इज गोइंग टू बी, और मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, हाँ चिंता मत करो। ठीक है, इलिप्स है, उससे भी कर सकते थे, वो एक अच्छा तरीका है। कभी ऐसे जम का सवाल कराऊंगा तो मैं इसको इलिप्स से करके बताऊंगा कि इसकी ट्रेजेक्ट्री चूंकि इलिप्स है, उसकी इलिप्स की इक्वेशन लिख के उसको डिफ्रेंशिएट करके भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा ना, है, भरोसा करो सर पे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा पहले प्रूव कर देता हूँ कि इलिप्स है, हो सकता है कि प्रूव ना हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, दिस होल थिंग इज d, तो x इज d cos थीटा, और y की वैल्यू हो गई, दिस थिंग इज 2d/3, y की वैल्यू हो गई 2d/3 साइन थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
एक्स बाय डी का होल स्क्वायर प्लस 3y बाय 2d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एलिप्स पे मूव कर रहा है वो, हमें पता है कि वो एलिप्स पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो एलिप्स पे अगर वो मूव कर रहा है तो एलिप्स पे मूव करने वाले पार्टिकल का जो है हम सीधे सीधे एसएचएम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक धागा लो, उसको पिरो दो एलिप्स में। ठीक है, अब उसको यहाँ पे डिस्टर्ब करो, को डिस्टर्ब करो, यहाँ पे उस पे नीचे mg लग रहा है और उस पे mg का जो कंपोनेंट होगा वो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो हल्का सा डिस्टर्ब करके। ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो mg इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इज इक्वल टू ma। क्वेश्चन इज सॉल्व। भरोसा रखो, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, कर सकते हो। ठीक है, तो पर हमने इस तरीके से नहीं किया, ये मैंने बताया, आप घर पे जाके कर लेना। ठीक है, घर से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, घर जाके करना, घर से देख रहे हो, बाहर जाके करना, इट डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया था हमें कि इस तरह से सीधे होने चाहिए, हमने हल्का छेड़ दिया। जब आपने छेड़ दिया, आपने कांड कर दिया, तो उसके बाद सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, सीधा होना चाह रहा है पर सीधा हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो ओवरशूट करता है। इट इज एसएचएम। तो एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ। उसने चार्ज पूछा बट डजंट मैटर, चार्ज और टाइम पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको जो है कैसे सॉल्व किया, हमने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद हमने उसकी एनर्जी लिखी, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी v/2 अब v/2 नीचे नहीं होगी, थोड़ी सी साइड में होगी, इट विल बी, बट इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, तो हमने एनर्जी लिख ली, वो तो कंपोनेंट बहुत छोटा होगा, एनर्जी लिख ली, डिफरेंशिएट किया, उसको जीरो कर दिया, तो उसमें हमारे पास साइन थीटा आया और ओमेगा आया। ठीक है, ओमेगा मैंने निकाल लिया, v बाय एल की वैल्यू थी 2t/3 और एक्स निकाल लिया क्योंकि साइन एक्स भी तो चाहिए कहीं ना कहीं, तो एक्स क्या है हमारा एल साइन थीटा। तो ओमेगा इंटू साइन थीटा इज v बाय एल एच बाय एल, फिर उसमें एल की वैल्यू डाल दी, सॉल्व किया, हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आप कहोगे कि सर अब सवाल तो सॉल्व कर ही दो, और फिर मैंने एक और बताया कि वो दोनों पार्टिकल कैसा मोशन करेंगे, कैसा मोशन करेंगे, वो पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, देखते ही समझ में आना चाहिए, जैसे कि मुझे आया। मैंने सवाल पहले तो किया नहीं था, मतलब कि भाई इसका पार्टिकल मोशन कैसे करेंगे, ये सब तो करा नहीं था ना, ये तो मैं आपके सामने ही अभी मैंने कहा कि अच्छा चलो मोशन से भी कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसा मोशन होगा, मेरे को रिले होगा, इलिप्स होगा, मैंने प्रूव करके बताया इलिप्स होगा, और इलिप्स पे पार्टिकल मूव कर, मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ता किस फिजिकल सिचुएशन की इक्वेशन लिखी है। 1000 डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन की अगर एक इक्वेशन आती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा एक ही होगा। तो आप इलिप्स पे दूसरे पार्टिकल को मूव कर लो, आंसर आ जाए। ओके, बहुत बकवास हो गई, तो हमें ओमेगा मिल गया, अब हमें चार्ज निकालना है। तो बढ़ते हैं आगे, यावर रामचंद्र की जय। 4 पाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ये होता है ना, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, तो 5 पाई स्क्वायर/टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 के क्यू स्क्वायर बाय एम डी क्यूब। तो बोले तो क्यू बराबर 16, अच्छा 16 को बाहर ले लेते हैं, पाई को भी बाहर ले लेते हैं, तो 4 पाई 16 पाई स्क्वायर 4 पाई/टी, ये सब बाहर आ गया, बाहर आ गया, रूट के अंदर आया है हमारा, रूट के अंदर आया है एम डी क्यूब बाय 3k। ठीक है, होपफुली कुछ कांड हमने नहीं किया है, कुछ कांड हमने नहीं किया है, आई थिंक नहीं किया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट, दैट्स हाउ वी रोल, है ना, आगे बात समझ में। और जो है इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एक पार्टिकल को नीचे पे रख दो, अगर डी वाई बाई डी एक्स यही है तो वो भी ऑसिलेट करेगा, उसका ऑसिलेशन इसका ऑसिलेशन जो होगा बच्चों क्या बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ऑसिलेशन सेम होगा, आंसर सेम है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो दो तरीके बताए मैंने पहले सवाल में भी, एक ट्रेडिशनल, दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। इस सवाल में भी मैंने आपको दो तरीके बताए, एनर्जी वाला होपफुली आपको आता होगा, और ये लोकस निकालने वाला ये दूसरा तरीका। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखा हमने इस सवाल में, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते हैं हम भी अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक,
ये तो यार छोटा हो, आसान हो, फटाफट हो। ठीक है, नहीं ये लॉजिकल सवाल है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पहले वाले में थी क्या, मैं भूल गया, पहला सवाल भी भूल गया अभी तक तो मैं। अरे हाँ, पहले वाले में भी नहीं थी। ठीक है, बट हाँ लॉजिक था। ये भी लॉजिकल सवाल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं, कोई लेटरल थिंकिंग ज़्यादा वगैरह नहीं है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, इफ ए देन बी एंड सी देन डी। और बस बेसिकली इस तरह से आपको लॉजिक गेट्स लगाने हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सवाल आपने अटेम्प्ट किया। सिंपल सा सवाल है, और करते हैं, पढ़े सवाल, पढ़ते हैं बच्चों। तो वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स। पहला चार्ज पार्टिकल जो है उसका मास बड़का m और चार्ज बड़का q है। दूसरा चार्ज पार्टिकल है, उसका मास छुटका m और नेगेटिव q है। तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि जो हमारा लेखक है उसकी भावना ये है कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दे आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है। ठीक है, आफ्टर द पार्टिकल्स आर रिलीज्ड दे स्टे एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से उनकी दूरी जो है वो नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपस में फोर्स लगने के बाद भी वो कम भी नहीं होती, भाई है जैसे ही है। दे एक्ट एज ए न्यूट्रल बॉडीज। ठीक, विच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज अपोजिट्स अट्रैक्ट। ठीक है, तो आपके इनके बीच की दूरी बतानी है, तो करते हैं बच्चों। तो दूरी बनी रहे बराबर, ना कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है, तो ये छुटका है, ये बड़का है क्यू एम, और ये है माइनस क्यू कॉमा एम। ठीक है, तो फील्ड इनकी लाइन के अलोंग होना ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि अगर फील्ड इनकी लाइन के अलोंग नहीं होगा तो उसका कंपोनेंट जो होगा इनको वर्टिकल ले जाएगा। वर्टिकल में हम अभी कैन अज्यूम कि मास अलग अलग है और चार्ज अलग अलग है, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस पे फोर्स बड़का क्यू की वजह से F1 इधर लग रहा है, और भाई दूरी कैसे बने रहे, मान लेते हैं कि एक दोनों मूव ही नहीं करते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इधर मान लेता हूँ ई। तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से फोर्स लग गया क्यू ई, उसको मैं F2 ले लेता हूँ। अब इस पे इधर F1 लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से F2 लगेगा, तो दोनों पे बराबर फोर्स लगना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब क्यू ई बराबर क्यू ई। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, दो रीजन है इसके। ठीक है, क्योंकि अगर इसने अलग अलग दिया है तो आपको जनरल केस के लिए सॉल्व करना है, और दूसरा ये जो है ये किसी भी डिस्टेंस के लिए फिर टू हो जाएगा। अच्छा नहीं, किसी भी डिस्टेंस के लिए नहीं होगा, F1 बराबर F2 करोगे उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू ई बराबर क्यू ई, बट हमें अगर इसने अलग दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, अगर बराबर है, ठीक है, तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं कि केस वन F1 बराबर मैग्नीट्यूड वाइज हाँ F2, दैट गिव्स Q इक्वल्स टू Q। इस केस में, इस केस में जो हमारा फोर्स बराबर करना है हमें, तो हाँ 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 हाँ, ये क्या हो गया, तो K Q Q, तो K Q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इनके बीच की दूरी जो है बच्चों कितनी दी है, ई दी है, एल दी है। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू के क्यू बाय ई का रूट। ये केस वन है जब क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। इस केस में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन सब जीरो होगा। ठीक है, पर अगर क्यू और क्यू केस क्यू इज इक्वल टू क्यू, अब माँ क्या करते हो पांडे, अरे कांड कर दिए यार, ये तो मेरे को रिकवर करना नहीं आता। ठीक है, कहाँ चले गए सब, सब चले गए, ये कहाँ, ये पीछे क्यों चला गया।
तो कई बार इरेजर का यूज़ करने से जो है चीज़ें गायब हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है इस सवाल पे वापस आते हैं। ठीक है, तो अगर चार्ज बराबर है तो हमें केस वन जो था क्या था, केस वन इफ Q इक्वल्स टू Q मैग्नीट्यूड वाइज, देन हमने निकाला था कि ये जो होगा हमारा, जल्दी से फिगर बना लेते हैं, Q कोमा M, और इधर वाला फिगर Q कोमा स्मॉल m, ये वाला जो है थोड़ा बड़का बड़का लिख देते हैं। ठीक है, पीछे भी कुछ छुपा हुआ है, Q कोमा बड़ा M। ठीक, अगर किसी को आता है कि ये जो कांड हो जाता है उससे कैसे बचते हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ। ठीक है, और ये जो है माइनस क्यू है, और हमारा जो फील्ड है वो इस तरफ है, वो है E, और इनके बीच की दूरी है L। ठीक है, तो इस केस में, केस वन में हम क्या लिखेंगे, L की वैल्यू हमारी जो आई थी वो आई थी रूट, क्या आई थी, रूट KQ/E। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये होना चाहिए, और A बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो फिर भी जो है उनके बीच की दूरी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फोर्स इक्वल किया था, F1 F1, फिर क्या था F2, फिर क्या था F2, हमने कहा था F1 बराबर F2। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मूव करें पर दूरी बनी रहे बराबर, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। ठीक है, तो केस टू हमारा क्या है, केस टू वन A1 इक्वल्स टू A2, दोनों का एक्सेलरेशन जो है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वही फिगर बना लेते हैं, Q बड़ा M, स्मॉल q कोमा छोटा m, डिस्टेंस बीच में L। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। अब हमने फोर्सेस तो पहले बना ही लिए, F1 F2 F1 F2 F1 F2 और F1 F2। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है बराबर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन पे पहली बात तो जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग लगेंगे, F2 और इस पे लगेगा F2 डैश। ठीक है, दोनों पे फोर्सेस अलग लगेंगे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F2 लगेगा Q इंटू ई, और इस पे F2 डैश लगेगा स्मॉल q इंटू ई। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर कर लेते हैं, मतलब F2 माइनस F1 डिवाइड बाई बड़का m इज इक्वल टू F1 माइनस F2 डैश डिवाइड बाई छुटका m। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो Q E बाय M माइनस F1 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज KQQ बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू KQQ बाय L स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं QE। ठीक है, फोर्सेस बराबर नहीं करने थे, M भी चाहिए, कहीं M भी चाहिए, M। ठीक है, तो ये बड़का M, छुटका M, ये छुटका M। हो गया सवाल, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो E इंटू क्यू बाय एम बड़का प्लस छुटका बाय M इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय L स्क्वायर इंटू, बाहर ले लेंगे हम, 1 बाय नहीं लिखेंगे, KQ बाय L स्क्वायर इंटू 1 बाय M प्लस 1 बाय स्मॉल m। हो गया, L की वैल्यू आ गई, लिख लो, L की वैल्यू आई है, L की वैल्यू आई है, L इक्वल्स टू रूट KQQ 1 बाय बड़का M प्लस 1 बाय छुटका m डिवाइडेड बाय E इंटू क्यू बाय बड़का M प्लस स्मॉल q बाय m। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हाँ हाँ हाँ, इस केस में क्या होगा, जब L की ये वैल्यू होगी तो क्या होगा, दोनों मूव करेंगे। हमने F1 माइन F2 माइनस F1 किया है, डजेंट मैटर, F1 बड़ा होगा तो
दोनों का कुल मिला के मैग्नीट्यूड बराबर करना है, इस साइड मतलब दोनों का डिफरेंस जो है या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक, बराबर होना चाहिए, दोनों नेगेटिव में भी बराबर होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव में भी बराबर। तो इस केस में क्या होगा, दोनों मूव करेंगे और डिवाइड बाय एम, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर कर दिया। तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों की स्पीड बराबर चेंज होगी, दोनों एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो दोनों की स्पीड बराबर चेंज होगी और दोनों की स्पीड बराबर चेंज होगी, दोनों का मैग्ने जो है डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर होगा, स्पीड हमेशा बराबर रहेगी, एक्सेलरेशन बराबर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी बराबर रहेगा, तो इनके बीच की दूरी जो है रिलेटिव मोशन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या था, कोई मोशन ना हो, उस केस में क्या होना चाहिए, दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए, उस केस में डिस्टेंस आता है के क्यू बाई ई, क्यू बड़ा क्यू लिया छोटा भी ले सकते हैं, ठीक। दूसरा केस जब चार्ज बराबर नहीं है, जो कि असली केस है, उस केस में क्या आता है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है बहुत उल्टा सीधा आता है। इस केस में क्या होता है, दोनों का एक्सेलरेशन हम एग्जैक्टली सेम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, दोनों पे जो फोर्सेस थे एक ही डायरेक्शन में, उनका दोनों पे जो नेट फोर्स है डिवाइड बाई मास, पहली बात तो नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और डिवाइड बाई मास इक्वल होना चाहिए। थोड़ा तो ये सवाल था, तो आई होप ये सवाल आपसे हुआ होगा, ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं, आपने अच्छे से किया। आगे बढ़े, करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थ्री बॉडी प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, ये सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, तो प्लीज़ इसको बच्चों जरूर 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 करना। मैं जाता हूँ फ्रेम के बाद। ओके, तो ये सवाल पढ़ो बच्चों और इसको डेफिनेटली कर लिया, आई होप ट्राई किया होगा। तो सवाल पढ़ते हैं, रामचंद्र कहे, अच्छा हो जाएगा, थ्री बॉडी सिस्टम हो जाएगा, ठीक, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, so we have three small positively charged particles, they are held in place as shown, देखा है आपकी पिक्चर देख लो, ठीक है। the masses and the charges of the particle are given as well as their initial distance between are between the neighboring particles, neighboring को कोट में लिखा है, ठीक है, पता नहीं क्यों लिखा है, जिसकी अंग्रेजी अच्छी कमेंट में बताना क्यों यहाँ पे कोट में क्यों लिखा है, ठीक है। ऑल थ्री पार्टिकल्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली, तीनों को एक साथ छोड़े हम, ठीक है, भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, ठीक है। तो सिस्टम का सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो थी, अभी भी जीरो है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हेन दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो जो है तिकड़म लगेगी, नहीं तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा काम इसको सॉल्व करना नहीं, हमारा काम जो है इनके बीच की तिकड़म निकालना है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में निकाली थी, पिछले सवाल में दी गई थी, निकाली थी, क्या किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था सेंटर ऑफ मास, तो v और v/2 जो था वो निकाली थी, उसको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप जल्दी समझ जाना इस बार, ठीक। तो कुछ ना कुछ थ्री बॉडी प्रॉब्लम में आपको तिकड़म निकालनी पड़ती है, लिख के रख लो, ठीक है। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। अज्यूम दैट द पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे मूव करते हैं, मान लो बीड्स हैं पिरोए गए हैं, आखिरी में सबकी स्पीड बताओ, पार्टिकल 1 2 3 आर शोन इन द फिगर, ओके, 1 2 3 4 5 फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वो निकालना पड़ेगा कि इनके साथ क्या तिकड़म हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबका एफबीडी बना के सबका फोर्सेज निकालेंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दो की वजह से, मतलब पार्टिकल टू की वजह से, वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो मैं के क्यू स्क्वायर बाय आर को मैं वन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, चलो, बार बार कौन लिखे यार, पागल थोड़ी है। तो टू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर और आर स्क्वायर का चक्कर जो है, आपको लगता है कि हाँ ये सिंपल, कई बार सिंपल चीज जो है अरे यार ये रबर मिटा तो नहीं देगा पूरा पेज, ठीक है, अच्छा अभी कुछ लिखे भी तो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब सर को, जब सर ज़्यादा ज़्यादा ठीक है बोले ना, तो सोच लेना सर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, कि उनसे हो जाएगा, हो तो जाएगा ही ऑब्वियसली, बट अभी एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी पूरा दिख नहीं रहा है सर को, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है सी, दो की वजह से, तीन की वजह से इस पे फोर्स लगेगा के क्यू इंटू टू क्यू, टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू आर का होल स्क्वायर, तो आएगा 1/2, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस पे
c/2। इस पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा k × Q2। निकाल लेना, 2c लगेगा बीच वाले की वजह से, और दूर वाले की वजह से तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c/2 फोर्स लगेगा। ठीक है, बीच वाले पे हम निकाल चुके हैं, पहले वाले की वजह से इधर c लगेगा, और दूसरे तीसरे वाले की वजह से इधर 2c लगेगा, वेर c इज kq²/r²। तो अब हमने यहाँ पे ये जो है फोर्सेज निकाल लिए। ठीक है, अब हम जो है एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है उसके लिए मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ, क्या यूज़ कर लेता हूँ, एक और चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, a = kq²/mr²। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, इनिशियल, ये सब जो है हम इनिशियल देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इनका जो है मोशन क्या फॉलो करता है, तभी कर सकते हैं। रैंडम अगर होगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ो। पर अगर आया है सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे पेपर में, तो कुछ ना कुछ इसमें कीड़ा है। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ए, सबका एक्सेलरेशन ए टर्म हम यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ACCL/N। एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा 3c/2/m। तो ये हो गया 3a/2, सही है ना। kq²/r² c है, 3c/2 फोर्स है, तो 3kq²/r² डिवाइड बाय m इस तरफ। इसका एक्सेलरेशन, इस पर नेट फोर्स है 5c/2 डिवाइड बाय 5m करेंगे हम, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इधर a/2, और बीच वाले पे नेट फोर्स इधर है c, तो c/2m, तो इसका एक्सेलरेशन इधर a/2। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो एक्सेलरेशन है 3a/2 a/2, और उसका उस तरफ a/2। तो इसमें हम क्या तिकड़म लगाए, तो वी हैव 3 बॉडीज, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3। बीच में इनका डिस्टेंस है r। इसका एक्सेलरेशन है इधर 3a/2, इसका है a/2, इसका है a/2। तो dt टाइम में मान लो इसको वेलोसिटी मिली dv, इस तरह, इसको इधर मिलेगी dv, dv/2। ए वाले को मिली dv, तो a/2 को मिलेगी dv/2, इसको मिली dv/2, इसको इधर मिली 3dv/2। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, वो 3a/2 a/2, तो dv, तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी dv है। ठीक है, तो इनका बीच का जो डिस्टेंस है, इसके लिए dr/dt इज इक्वल टू vt, v। ठीक है, अगर वो dv है। ठीक, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि बेसिकली इनके बीच का, अगर इसका एक्सेलरेशन a/2 है, इसका 3a/2, मान लो इसको स्पीड मिली 1, इसको मिली 3, और इसका इधर 1, तो इसको इधर मिलेगी 1। तो इनके बीच की दूरी जो है वो रेट ऑफ चेंज 2 है, इनके बीच की भी दूरी की रेट ऑफ चेंज 2 है। ठीक है, तो पार्टिकल 1 और 2 के बीच के डिस्टेंस, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, भावनाओं को समझो यार, dr12/dt इज इक्वल टू dr23/dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी पहले और दूसरे के बीच में है, वही दूरी दूसरे और तीसरे की। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन a12 23 का सेम है, और तो रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम है, और तो डिस्टेंस जो है उनके बीच में जो है इसी तरह से मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगर ये मेंटेन रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है, तो इनकी जो वेलोसिटी है इसी प्रोपोर्शनल में होगी हमेशा।
ठीक है, क्योंकि ये जो 3a/2 निकाला था इसके आर पे डिपेंड करता है, ये आर पे। कल को ये 2r हो जाएगा तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा और ये भी 1/4 हो जाएगा। आर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या है, इनका एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, क्योंकि ये सेम है, सो दैट मीन्स acceleration will maintain same proportion और एक्सेलरेशन का रेशियो सेम होगा, सेम रेशियो। तो यही यहाँ पे तिकड़म जो है निकाल लिया। अब तो सवाल में कुछ नहीं, एक्सेलरेशन का रेशियो सेम रहेगा तो वेलोसिटी का भी रेशियो जो है सेम रहेगा। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं हमारा जो है m 2m 5m। सेम goes for velocity speed और डजंट मैटर। ठीक है, तो क्या था हमारा m 2m 5m है ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू m। अगर 2m और 5m की वेलोसिटी v है तो प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू सिस्टम की एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, तीन जोड़े बनेंगे, इन दोनों की वजह से होगी के क्यू स्क्वायर बाय आर, इन दोनों की वजह से होगी 2k/q स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और इन दोनों की वजह से होगी के 2k/q स्क्वायर बाय 2r विच इज k/q स्क्वायर बाय आर। तो 1 2 और 1 तो 4 हमें मिला, 4 गलत करा तो बता देना। दिस होल थिंग हैज टू बी इक्वल्स टू 4k/q स्क्वायर बाय आर। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। q q 1 q 2q 2 और 2q और q 2/2। ठीक है, 1, हाँ सही है। ओके, तो यहाँ से हमें हाफ mv स्क्वायर पूछा, क्या है सवाल में, v पूछा, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो पहले हाफ mv स्क्वायर निकाल लेते हैं। हाफ mv स्क्वायर बराबर, यहाँ से मुझे मिलेगा 9, यहाँ से मुझे मिलेगा 2 और यहाँ से मुझे मिलेगा 5। तो 9 और 2 11 और 5 16, तो मुझे मिला यहाँ से 16। 16 को उधर ले गया तो k/q स्क्वायर बाय 4r। तो हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू हो गया k/q स्क्वायर बाय 4r। तो दूसरे की पार्टिकल 1 की एनर्जी ऑफ 1 इसका 9 टाइम्स होगी, 9/4 इंटू जो भी आप लिख लेना, एनर्जी 2 होगी हाफ एम स्क्वायर का डबल, तो ये हो जाएगी 1/2 और एनर्जी ऑफ द थर्ड पार्टिकल इज 5 इंटू हाफ एम स्क्वायर, सो 5/4 इंटू k/q स्क्वायर बाय r इंटू k/q स्क्वायर बाय r इंटू k/q स्क्वायर बाय r। सबको एक बार जोड़ लो, जोड़ने पे जो है 4 आना चाहिए। तो 9 2 11 और 5 14 5 16 16/4 4। तो ये हमने सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। पहला पार्टिकल जो है उसकी ये थी, दूसरे की ये थी, तीसरे की ये थी। ठीक है, तो आया समझ में, हो गया सवाल, कर लिया, करें आगे। तो सबसे पहले एक बार इसको रीकैप कर लेते हैं। हमें ये कहा गया था कि भैया 3 पार्टिकल छोड़ दिए, ठीक है, तीनों की जो है फाइनल स्पीड या काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो लगा मुझे धक्का। क्यों लगा धक्का, कि 3 पार्टिकल जो है एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते रहेंगे हमें नहीं पता, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें कंस्ट्रेंट बच्चों निकालना पड़ेगा। सीधा इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी नहीं कर सकते, मोमेंटम कंजर्व करने से काम नहीं चलेगा। काइनेटिक एनर्जी m1/m2 के रेशियो में k2/k1 इक्वल्स टू m1/m2 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पार्टिकल। तो कुछ तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई देखते हैं क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमने निकाल लिया। फोर्स जैसे हमने निकाला यहाँ पे, तो फिर हमने तीनों का फोर्स निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकाल लिया।
तो फिर हमने देखा कि पार्टिकल 1 2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन और 2 3 का रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम है। रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब चेंज इन रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम होगा और रिलेटिव डिस्टेंस भी सेम होगा। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो 1:1 रहेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली पर रेशियो 1:1 रहेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, तो इसका मतलब इनके एक्सेलरेशन का भी रेशियो मेंटेन रहेगा और एक्सेलरेशन का रेशियो मेंटेन रहेगा तो जिसका रेशियो 3:1 है तो स्पीड का भी रेशियो 3:1 होगा। तो हमने कर लिया कि भाई स्पीड का रेशियो अगर 3:1 है तो जो है काइनेटिक एनर्जी का सम। अच्छा सवाल है, मुझे तो अच्छा लगा। काइनेटिक एनर्जी सम टोटल सिस्टम की एनर्जी के बराबर होगा। टोटल सिस्टम की एनर्जी निकाल ही ली थी और उसके बाद हमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछी थी तो ½ mv² निकाल लिया। ½ mv² निकालने के बाद 9 + 2 + 5, अभी वापस डबल चेक करते ट्रिपल चेक करते हैं, 6 टाइम्स चेक करते हैं। ठीक है, तो निकाल लिया। तो पहले की एनर्जी 9 टाइम्स है, दूसरे की एनर्जी 2 टाइम्स है और तीसरे की एनर्जी 5 टाइम्स है ½ mv²। और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये सवाल आपने देख लिया अच्छे से, पर इसको हाथ से फिर से करना, पूरा समझ के करना। ठीक, किसी से पूछना, किसी से डिस्कस करना। ये जो अच्छे सवाल होते हैं, कोई पूछ रहा था कि भाई कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका अच्छा ये होता है बच्चों कि आप डिस्कस करो, आप अच्छे बच्चों के साथ डिस्कस करो। अगर आपके विसिनिटी में अच्छे बच्चे नहीं हैं तो आप जो है ऑनलाइन डिस्कॉर्ड ग्रुप बना के या कहीं पे जैसा भी आप करना चाहें, अच्छे बच्चों के साथ डिस्कस करो, जो सिंसियर बच्चों के साथ जिनका इस चीज़ में सिमिलर इंटरेस्ट है। ठीक है, मिल जाएंगे बच्चे, ऐसा नहीं। तो उनके साथ आप ये सवाल डिस्कस करो और एक दूसरे से कंसेप्ट क्लियर करो, पूछो, तो आपको एक दूसरे से इंसाइट मिलेगी। ठीक है, कई चीज़ें जो फिजिक्स में मुझे आती है, इसमें शर्म की बात नहीं है, मैंने जो सीखी है वो बच्चों से डिस्कस करके ही सीखी है। ठीक है, मेरे को सवाल जो है करना आता है, तो मैं सवाल जब कि बच्चे को देता हूँ, करता हूँ कि भाई बताओ, कुछ अच्छे बच्चों को जो है पढ़ाया है तो पूछता हूँ कि भाई बताओ, तो वो जो बताता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है कुछ और ही बता देता है, आंसर उससे भी आता है। तो उससे आपको डिस्कस करने से कई बार कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर आपसे सवाल नहीं होते, सवाल में स्ट्रगल करते हो, ठीक, तो हाथ से सॉल्यूशन देखने के बाद वापस करो और डेफिनेटली जो है अलग अलग सिंसियर बच्चों के साथ आप इसको डिस्कस करो। डिस्कस करोगे आपको फायदा होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। अरे ये भी 3D का सवाल है और ये भी एनर्जी का सवाल है और अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा करने में इसको मजा आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे सवाल खत्म ही नहीं होते हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, बट इट्स गुड, गुड, मुझे तो मजा आता है करने में। ठीक है, तो आई होप आपको भी मजा आता होगा। तो बाहर जाता हूँ मैं, अब डेफिनेटली इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपने जो सवाल है ये अटेम्प्ट किया होगा। तो सवाल का पढ़ते हैं फिर फिगर बनाते हैं। फिगर अच्छे से बन जाता है ना, तो कई बार जो है सवाल आधा वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिगर बनाना। तो सवाल पढ़ते हैं। तो 4 चार्ज पार्टिकल, 4 चार्ज पार्टिकल हैं A B C D ऑफ मास m, सबका मास m है, एंड चार्ज q, सबका चार्ज भी q है। ठीक है, तो मास m और चार्ज q। ठीक है, ईच आर कनेक्टेड बाय लाइट सिल्क थ्रेड, सिल्क मतलब नॉन कंडक्टिंग थ्रेड ऑफ लेंथ d, लेंथ d है, एंड इट फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रॉन। तो 3D फिगर बन रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग इन आउटर स्पेस मतलब और कोई फोर्सेज नहीं है। ठीक है, द थ्रेड कनेक्टिंग A एंड B सडनली स्नैप्स, टूट गया, टूट के वो चूर हो गया। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, बतानी है। ओके, तो फिगर बनाए टेट्राहेड्रॉन, ये दिख रहा है यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बना हुआ। हाँ, ये ट्राई करें, आज कर ही लेते हैं। दूरी सही जाए ना, ठीक है, और उसके बाद जो है वो तीसरा पार्टिकल जो है इसके ऊपर होगा। तो हट जा, एक और बनाना है मुझे, यहाँ पे बना लेते हैं।
नहीं बना, डिलीट करो, लाइन से बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तीसरा है, चौथा मतलब, ठीक है। और कैसे बनता है टेट्राहेड्रॉन? ठीक है, एक और अटेम्प्ट, पार्टिकल मान लेते हैं हम यहाँ पे, ये बीच में बना है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रॉन है, सबकी लंबाई डी है, ठीक है, इतना ही बहुत है। अब जो है हमारा जो धागा है, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये धागा टूट जाता है। जब ये धागा टूट जाएगा तो ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और सारे एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं, बट ए सी डी तो एक ट्राइंगल फिक्स है, तो ए और डी, तो ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है इस तरह से। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये जो है ए बी, बी जो है सिमेट्री से दूसरी साइड जाएगा, तो हमारा टेट्राहेड्रॉन जो है फैल जाएगा, और फैल के क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो फाइनल जो फिगर हमारा ऐसा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, इस तरह से होगा। ये बी था, और ये चला गया, चला गया, और ये सी और डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ये है चीज़ें फैल जाएगी। तो और जब ये दूर चला जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, उसी समय क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा, स्पीड लिखा, मैक्सिमम स्पीड होगी जब ये बिल्कुल फ्लैट होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी बढ़ गई, फिर वापस कम होगी। तो ये इस तरह से सिस्टम जो है ऑसिलेट करेगा, और ए और बी के बीच की मैक्सिमम दूरी इस समय होगी, और इसी समय स्पीड होगी, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी बी और डी के बीच की दूरी नहीं बदली, बी और सी के बीच की दूरी नहीं बदली, डी और ए और डी और सी के बीच की नहीं, सिर्फ ए और बी के बीच की दूरी बदली है, तो वहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? ए दूर गया है, ए नीचे जाएगा, थ्रेड स्नैप हुआ है, सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं, तो ए की वेलोसिटी जो होगी, अब ए बी को भी रिपेल कर रहा है, तो ए और बी की जो होगी, दोनों की वेलोसिटी नीचे की ओर होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है, तो थ्रेड स्नैप हुआ है, तो ए और बी नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी और डी ऊपर जाएंगे। अब कहोगे कि सी और डी पे कैसे फोर्स लग रहा है? भाई फोर्स लग रहा है ना, सेंटर ऑफ मास की स्पीड नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है। तो सी और डी पे चूंकि जो पोजीशन से नीचे गए, तो नेट फोर्स लगेगा, और कुल मिला के इसकी स्पीड बाहर की तरफ होगी, वो भी वी होगी। तो सिमेट्री से ए और बी टूटे हैं, पूरा हमारा जो है सिस्टम सिमेट्रिक है, तो ए और बी की स्पीड तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक होगी। यूँ समझ लो, ये सी और डी वाली लाइन है, इस तरह से समझ लो, किस तरह से समझ लो कि ये सी और डी वाली लाइन है, और यहाँ पे ए था, और यहाँ पे बी था। अभी थ्रेड टूट गया, टूट के ये चूर हो गया, इस थ्रेड को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्लैट हुए, तो ए और बी नीचे गए, तो सी और डी ऊपर जाएंगे, अरे रे रे रे, तो ये ऊपर जाएंगे, और ए और बी नीचे जाएंगे, ठीक। पहले दूर जाएंगे, मतलब इस तरफ वेलोसिटी होगी, इन दोनों की इस तरफ होगी, ठीक है। तो इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट नीचे की ओर आएगा, तो सी और डी का वेलोसिटी जो होगी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की ओर होगी, क्योंकि सी और डी जो है दूर नहीं जा रहे, तो इनकी वेलोसिटी ऊपर होगी, कम होगी। हमारी बात समझ, पर जब बराबर हो जाएंगे तो वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो होगी, इस समय इनकी वेलोसिटी जो है दूर तो जा नहीं सकती, तो नीचे की ओर होगी, इन दोनों की ऊपर की ओर होगी। तो हमें क्या करना है? अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, स्पीड निकालनी है, क्वेश्चन इज सॉल्व। तो बेसिकली सबकी काइनेटिक एनर्जी 4 × 12 × mv² लिखूं क्या? हाफ इंटू mv² इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी k² इनिशियल इनके बीच की दूरी थी d, इनिशियली इनके बीच की दूरी थी d, फाइनली इनके बीच की दूरी ये d है, 60 है, √3/2d, और √3/2d, तो कितना हो गया? √3d, √3d, है ना? गलत तो नहीं किया है? ये d है, ये एंगल 60 है, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 होता है √3। डन, ओके। तो k² बाई d 1 - 1/√3।
द क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड. V is equals to Q root K by MD into 2 into root 3 into root 3 minus 1. That's it. The question is solved. 2 root 3 minus 1 upon 2 root 3 multiplied by dimension things. ठीक है, आंसर क्या है? रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 3 और पूरे का रूट के अंदर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 3. तो ये हमारी जो होगी ए की स्पीड होगी मैक्सिमम, और वही स्पीड बी की भी होगी, और वही की वही स्पीड सी और डी की भी होगी. सो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. ठीक है, सिंपल सा सवाल है. दूरी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी चली गई, सेंटर ऑफ मास का स्पीड 0 है, इन दोनों की नीचे होगी, सी और डी की ऊपर होगी, चारों की स्पीड बराबर होगी. ठीक है, डन डन डन. बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा. ये शानदार सवाल है बच्चों, तो डेफिनेटली करिए. मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूं, आप इसको करिए. तो आई होप आपने सवाल किया होगा, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ. थोड़ा सा कर लेते हैं, हो जाएगा. ठीक है. स्मॉल चार्ज पार्टिकल Q lies at the center of two concentric conducting hollow spheres of inner radius r, outer and 4r, 5r, and outer radius 3r and 7r respectively with respect. तो दो हमारे पास कंडक्टिंग बॉडीज है जिनकी रेडियस r और 3r है, मतलब विड्थ के साथ, और 5r एंड 7r है, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द स्पेस 3r to 5r, पहला ये है, एंड अमाउंट ऑफ वर्क दूसरा है. 3r और 5r मतलब इस स्पेस में क्या एनर्जी है, इस स्पेस में क्या एनर्जी है, हमें पूछा गया है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ऑब्वियसली आप एनर्जी स्पेस में जो है आप निकाल सकते हो. आप यहाँ पे क्यू होगा, सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. तो अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू होगा, इधर क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा, और फाइनली बाहर चार्ज क्यू होगा. जैसा कि हमें आता है, हमेशा चार्ज इक्वल अपोजिट होता है. नेट चार्ज बॉडी का 0 है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू होगी, मान लो डिस्टेंस r है, तो उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर. और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप जो है सीधे सीधे एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी जो होता है, ये एनर्जी डेंसिटी होता है. तो ये जो हो जाएगा ये आपका डी ऑफ एनर्जी हो जाएगा. नहीं तो यहाँ पे ई और ई में कन्वर्ट, और डी वी की वैल्यू अगर आप करोगे तो आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो. डी वी की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. अब यहाँ पे आप ई की वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो. ठीक है, तो कर ही लो, अब कर ले आए तो कर ही लो. तो एनर्जी जो होगी हमारी, ठीक है, अब इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो ये जो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है. तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई में क्या कांस्टेंट होता है, ई में कांस्टेंट होता है के क्यू स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर, और क्यू की पावर 4, क्यू की पावर 4 आएगा ना. एनर्जी एनर्जी पर यूनिट लेंथ में डीवी में अगर हम करेंगे तो इसमें क्यू की पावर 4 कैसे आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, क्यू की पावर 4 नहीं होता. क्योंकि सर आपको इतना ही नहीं आता, अरे नहीं आता, कोई बात नहीं, सवाल तो मैं ही सोल्व कर पाऊंगा. ठीक है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो आर की पावर 4 इधर चला जाएगा, तो इंटू 4 पाई, और इंटू अंदर से आर की पावर 4 आएगा, तो डी आर बाय आर स्क्वायर. तो जब उसको इसमें इंटीग्रेट करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक के को खा जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय आर, और ये होगा 3r से 5r, तो ये हो जाएगा बाय आर इंटू 1/3 माइनस 1/5, तो 2/15.
तो आंसर आ गया 1/15 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डायमेंशन थिंग। तो फर्स्ट सही है। ठीक है, अब इसको करने का मैं एक दूसरा जो है बढ़िया तरीका बताऊंगा। अब हर सवालों के दो तरीके कर रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़े, तो इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक सफियर है, सफियर, उसकी रेडियस आर है। ठीक है, शेल, स्फेरिकल शेल है, उसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो इसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर जगह, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और टोटल जो एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, तो टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है के क्यू स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस सफियर के बाहर में एक और स्फीयर रख दूं, ठीक है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, इसका चार्ज q है, इसका चार्ज -q है। ठीक है, तो हमारी एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ इस स्पेस में रह जाएगी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो जो -q हमने बाहर रखा, -q जो हमने रखा, उसकी वजह से बाहर वाले स्पेस में एनर्जी चली गई, जो कि कंडक्टर करता है। कंडक्टर सारा का सारा चार्ज अंदर रखता है, ग्राउंडेड कंडक्टर, उस पर भी हम बताएंगे एक शानदार सवाल। ठीक है, जो किसी को नहीं आता। ठीक है, तो हमारा जो है सारी की सारी एनर्जी बाहर चली गई। बाहर कितनी एनर्जी थी, बाहर अगर एनर्जी कितनी थी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बाहर एनर्जी कितनी होगी, बाहर एनर्जी थी, एनर्जी जो इसके आउटसाइड थी टोटल, वो थी के क्यू स्क्वायर बाय 2r2। अगर r2 के रेडियस का q चार्ज है तो उसकी एनर्जी कितनी होती, बाहरी होती, कितनी होती, के क्यू स्क्वायर बाय 2r2। तो एनर्जी आउटसाइड थी, एनर्जी टोटल, तो डेल्टा एनर्जी जो कि एनर्जी इनके बीच की है, तो इस स्पेस में जो एनर्जी थी, बाहर एनर्जी थी के क्यू स्क्वायर बाय r2, टोटल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय r1, 2 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो बीच की एनर्जी होगी, डेल्टा एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय 2, 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, तो ये जो होगी वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय 2r इंटू 1/3r माइनस 1/5r, विच इज इक्वल्स टू 2/15। ठीक है, जो कि हमने इंटीग्रेशन करके निकाला। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके निकाल लिया, पर आउटर एनर्जी टोटल एनर्जी से घटा दो तो भी हम निकाल सकते थे, आंसर हमारा सीधे सीधे ही आ जाता। ठीक है, तो दो तरीके बताएं शानदार सवाल करने के। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड टू स्लोली ट्रांसफर, फ्रेम में से घुसता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड टू स्लोली ट्रांसफर द चार्ज क्यू फ्रॉम सेंटर टू थ्रू द ऑरिफिस टू इनफाइनाइट इज दिस मच, 29/210, 38/105। तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, कैसे निकालोगे, सोचो 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 सोचो, सोचो कि झीलों का शहर हो, बताओ बताओ बताओ, पॉज करो, कमेंट में आंसर लिखो। ठीक है, फिर से बताता हूँ, वही स्पेस वाला खेल करके। जब हमारा चार्ज इनफाइनाइट में होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे निकलेगी। ठीक है, और
पूरे यूनिवर्स में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी होगी। ठीक है, वो एनर्जी की वैल्यू मान लो सम वैल्यू है E1। एनर्जी ऑफ चार्ज Q इन फ्री स्पेस। ठीक है, अभी सिस्टम की कुछ एनर्जी है, बाद में कुछ एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कार्यक्रम, जो हमने काम किया। फाइनल एनर्जी E1 है, इनिशियल एनर्जी E2 है, उन दोनों का डिफरेंस इज द वर्क डन। ठीक है, अभी सिस्टम की एनर्जी क्या है? अभी भी लाइनें वैसे ही निकल रही है। ठीक है, पर बीच में कुछ स्पेस में यात्रीगण ध्यान दे, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, माइनस क्यू अंदर आता है, फिर वापस प्लस क्यू हो जाएगा, फिर एनर्जी ऐसी रहेगी। ठीक है, वापस वही कहानी, फिर यात्रीगण असुविधा के लिए खेद है, फिर एनर्जी जो है वही रहेगी। ठीक है, तो ये जो E2 और E1 का जो डिफरेंस है, वो एनर्जी जो थी हमारी, वो एनर्जी इस पार्ट की वजह से आएगा। इस पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है। तो जो डेल्टा ई होगा वो यहाँ इन दोनों के बीच की एनर्जी और इन दोनों के बीच की एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझे? इसका एनर्जी, इसका फील्ड का डायग्राम और फ्री स्पेस के फील्ड के डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो इस पार्ट का और इस पार्ट का, और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो हमें निकालना आता है। हमने जो है बिना इंटीग्रेशन के भी निकालना सीखा है। कितना होता है? k²/2 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहले वाले का एनर्जी डिफरेंस, दूसरे वाले का एनर्जी डिफरेंस, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे डेल्टा ई बोले तो रेडियस, यार बिना चेन, आर बिना चेन कहाँ रहे, तो R 3R 5R 7R। डेल्टा ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों KQ²/2, R बाहर ले लेता हूँ, अंदर रहेगा 1 - 1/3 प्लस KQ²/2R 1/5 माइनस 1/7। उतना ही फर्क आया। तो दैट इज इक्वल टू W। तो W हमारा हो गया KQ²/2R इंटू 1 - 1/3 is 2/3 and 1/5 minus 1/7 is 2/35। तो W मेरा आ गया है KQ²/R, ये तो यूनिट डायमेंशन के लिए है 38/105। दैट इज हाउ वी डू इट। और किस्मत से एक ऑप्शन भी हमारा मैच कर गया, 38/105 इंटू KQ²/R। ठीक हो बच्चों? तो मज़ा आया है सवाल करने में। करना क्या था इसमें कि भाई हमें सबसे पहले स्पेस में एनर्जी निकालनी थी, हमने इंटीग्रेशन करके निकाला। दूसरा तरीका था अंदर वाले की एनर्जी माइनस बाहर वाले की एनर्जी, बचे हुई स्पेस की एनर्जी। फिर वर्क डन निकालना था, स्पेस में पूरे जगह यूनिवर्स में एनर्जी, यहाँ भी पूरे जगह, बस इतनी नहीं है, तो इसको हटा दो, वही वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करिए, अच्छे से करिए। कंडक्टर है, बड़े प्यार की चीज़ है, मुझे तो पसंद आते हैं। ठीक, आपको भी आते होंगे। तो
बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, यार ये इसका कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आसान सवाल है। ठीक है, तो पॉज करके डेफिनेटली सवाल को करिए बच्चों। ओके, आगे बढ़। बाय बाय। मैं आया नहीं, मतलब मैं स्क्रीन के बाहर जा रहा हूँ, 1 सेकंड, और आप इसको करिए, मैं वापस आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपने किया है और अच्छे से किया है। तो पढ़ लेता हूँ मैं भी। तो ऑल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सब कुछ जो है एक हमने अच्छी सी टेबल पे सजा रखा है। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय लाइट रोड। लाइट रोड मतलब रोड का मास हमें नहीं लेना है, विथ अपोजिट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, जैसा कि हमें फिगर में दिया गया है। ऑल्सो है मास एम। ठीक है, सबका मास बराबर है, एम है। रोड इज एबल टू रोटेट फ्रीली अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑब्वियसली एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर मतलब ये पेपर है, ठीक है, ये बोर्ड जो है वो पेपर है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन हमें बताना है स्प्रिंग में इफ द रोड इज रिलीज्ड। ठीक है, द कोलिजन इज इलास्टिक, सारे कोलिजन इलास्टिक है और स्प्रिंग कांस्टेंट किए है। फाइनली सबकी वैल्यू हमें डालनी है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा जब हम रॉड को रिलीज करेंगे, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई और इस पे इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, और बेसिकली कपल होगा, कपल फोर्स लगेगा, ये रॉड घूमेगी, यहाँ पे जाएगा, रॉड इस तरह से होगी, ये इससे टकराएगा, टकरा के इसको कुछ स्पीड देगा, खुद कुछ स्पीड रखेगा या नहीं रखेगा, वी विल सी। और उसके बाद उस स्पीड से वो जो होगा हमारा सिस्टम जो होगा, वो स्प्रिंग जो होगी वो कंप्रेस होगी। तो आसान सा तो सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम घूम रहा है उसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, और स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड मान लो v है, जब ये है, जब सीधा टकरा जाता है। ठीक है, तो घूम रहा है, तो घूमने में जनरली v को अवॉइड करना चाहिए बच्चों। क्या यूज़ करना चाहिए, ओमेगा। ओमेगा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद घूम रहा है, मान लो ये हमारी ओमेगा है, तो वो कितना चला, उस पर फोर्स लगा क्यू ई, वो इतना घुमा, ये डिस्टेंस है a/2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना, a/2। तो ये जो क्यू है इस डायरेक्शन में जब ये ऐसा यहाँ पे चला गया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है a/2। तो इसका वर्क डन होगा क्यू ई इंटू a/2, और नीचे वाले पे भी वर्क डन होगा क्यू ई इंटू a/2। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू ई ए बराबर हाफ इंटू आई, मेरा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा आई कितना है, व्हाट इज माई आई, तो एम आर स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा एम ए स्क्वायर बाय 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, और पर ये जो है दोनों का है। ठीक है, एक का है m इंटू a/2 का स्क्वायर, दूसरे का भी m इंटू a/2 का स्क्वायर। तो ये जो है इसको मैं वापस मिटा देता हूँ, क्योंकि हमने गलत लिखा है, तो डबल लिखना था, 2 इंटू लिखना था। तो 2 m a/2 स्क्वायर, m a/2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास, ओमेगा आ गई। ठीक है, अब क्या है, कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है, तो टकराने से पहले ये जा रहा था ओमेगा इंटू a/2 से। ठीक है, और टकराने के ठीक बाद जो है हमारे पास क्या करेंगे, क्या करेंगे, टकराने के ठीक बाद मान लो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा a/2 हो गई, और इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कि यहाँ पे हिंज पे मिलता है हमें झटका, हिंज पे मिलता है हमें झटका। अब ये सिस्टम जो है, सिस्टम का कंजर्वेशन हम क्या एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, सिस्टम का कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम अगर हम लगाएंगे, तो ये m जो है इसने इसको इंपल्स दिया, तो वो भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमने इसको भी इंपल्स दिया है, तो अगर हम इसको भी ले लें तो हम कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। और कोलिजन इलास्टिक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बनती है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनती है। तो उसके बजाय हम जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ओमेगा a/2 इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा डैश a/2। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई एनर्जी की इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आई ओमेगा इक्वल्स टू आई ओमेगा डैश प्लस एम वी a/2। ठीक है, और फाइनली इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं बच्चों, हमारे पास वेरिएबल है ओमेगा, ओमेगा डैश
और v। जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हम फाइनली लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इट, हो गया सब कुछ खत्म, फिनिश। तो कर लेना ना यार, कर लोगे, कर लोगे, मुझे से कराओगे तो मैं कर लेता हूँ। तो मैं जो है इसको एक नए तरीके से करूँगा। क्या नए तरीके से करूँगा बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं सिर्फ नंबर नंबर का यूज़ करूँगा और आखिरी में जो है डायमेंशंस मैच करा दूँगा। ठीक है, ठीक है, होपफुली जो है उसे हो जाए। पर यार उसमें भी दिक्कत है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम होगा, ओमेगा जो है अल्फा ए। ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिली 4। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गुणा क्यू ई बाय एम ए। क्यू ई बाय एम ए। ठीक है, अब ओमेगा डैश और वी में हमारे पास दो इक्वेशन है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमने निकाली थी, आई की वैल्यू थी एम ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ से एम ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ भी एम ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ एम ए बाय 2। तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा ए, और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन जो है उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ए ओमेगा इक्वल्स टू ए ओमेगा डैश, ये थी ना यही की वैल्यू, सही हो जाए, सही हो जाए, प्लस बी। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, ये क्या है, ए ओमेगा इक्वल्स टू 2v माइनस ए ओमेगा डैश, है ना। तीसरी इक्वेशन है ए ओमेगा इक्वल्स टू 2v माइनस ए ओमेगा डैश। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है मुझे मिला, इन दोनों को ऐड किया, ये तो कट गया, तो 3v v बराबर ए ओमेगा बाय 3। स्पीड मिल गई, ओमेगा ऑलरेडी हमें पता है, डन। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू रूट एम बाई के इंटू वी, रूट एम बाई के इंटू वी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं खुद सोचा था, यानी कि हाँ टाइम पास कर। तो v जो है वो है हमारा a बाई 3 इंटू ओमेगा विच इज 2 इंटू रूट क्यू ई बाय एम ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो x है वो आ जाएगा, x कितना आएगा, रूट एम से रूट एम चला गया, 2/3 नंबर आया 2/3। ठीक है, और रूट के अंदर ऊपर ए बचेगा और नीचे के बचेगा और ऊपर क्यू ई बचेगा। तो ए क्यू ई बाय के। ठीक है, डायमेंशनली सही है। क्यू ई होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और नीचे फोर्स बटा डिस्टेंस, तो एक और डिस्टेंस का स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस। ठीक, तो 2/3 रूट ए क्यू ई बाय के। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ गया 2/3 रूट ए 10। ठीक है, ए बाई 2 का लफड़ा तो नहीं किया ना हमने, एम बी ए बाई 2, यहाँ भी ए बाई 2 लिखे, यहाँ पे भी ए बाई 2 स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी सब जगह इज्जत से सवाल सॉल्व किया हमने। ठीक है, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। ए क्यू ई बाय के, ए बराबर 10, क्यू बराबर 5 10 की घात -6।
ए क्यू ई 10⁻³ divided by k. k is nothing but 10 स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ यार, 10⁻⁴, 10⁻², तो 10⁻⁻² बचा है। 10⁻⁴ बाय 10⁻² बचा, तो ऊपर बचा 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ बाहर आके 10⁻² हो जाएगा, तो सारी 10 की पावर इग्नोर कर दो, सेंटीमीटर लिख लो। डन। तो यहाँ पे आया 2√5/3। हमारा आंसर है 2√5/3। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो सिंपल सवाल था। रोटेशन में भी ऐसे सवाल आते हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, क्या चीजें हैं आपके पास? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम नहीं था, हिंज फोर्स लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे हमने लगा लिया। ठीक है, और कंजर्वेशन एनर्जी कैसे लगाया? वेलोसिटी हमेशा कोशिश करनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लिखे, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ना लिखे। सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री, आई डोंट नो, बताना कमेंट्स में कि वो इक्वेशन सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड डिग्री। वो इक्वेशन हम ना लिखें हम लिखेंगे वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, इनिशियल एनर्जी से हमने उसको निकाल लिया। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। आई होप आपसे हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो दिखने में गंभीर लग रहा है, बट है बहुत आसान सवाल। तो प्लीज इसको आप जरूर करिए। मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सिंपल सा सवाल आपसे हो जाए, आप कर पाए। तो पढ़ते हैं सवाल को। सो वी हैव ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, रो हमें दिया गया है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें दी गई 5r। ठीक है, इफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए बी सी डी हमें दिखाई है, जिसके डायमेंशन 8r/r है। ठीक है, और दोनों साइड में टच कर रहे हैं। इस शोन इन द फिगर इज दिस मच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, चूंकि सिलेंडर इनफाइनाइट है, तो ये वाला जो पार्ट है, इससे सारा का सारा फ्लक्स जो है वो हॉरिजॉन्टली निकल रहा होगा। हर पार्ट से जो फ्लक्स है वो सारा हमेशा हॉरिजॉन्टली ही निकलेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर खुद का फ्लक्स निकालेगा। बाय सिमेट्री सारा फ्लक्स हॉरिजॉन्टल निकलेगा। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर आप कोई सेक्टर ले लो, इसमें अगर आप कोई सेक्टर लेते हो, ठीक है, तो इसका जो फ्लक्स है वो सारा का सारा जो है, इसका जो फ्लक्स है वो इसी सरफेस से निकलेगा, साइड से होकर नहीं निकलेगा। किस सरफेस से निकलेगा? इस सरफेस से निकलेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि साइड वाले के पास, थोड़ा और मोटा करके बताऊं क्या, दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों मुझे सामने स्क्रीन पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि बगल वाले सेक्टर का फ्लक्स, उसका खुद का जो है वो खुद निकालेगा। ये सेक्टर है, इसका इधर निकालेगा। बाय सिमेट्री वी कैन आर्ग्यू कि सब अपना अपना फ्लक्स जो है अपनी खुद की दीवार से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें मैंने एक सेक्टर ले लिया तो उसका फ्लक्स यही निकालेगा, यहीं से निकलेगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे पॉइंट हैं हमारे पास। चूंकि इस सेक्टर का सारा फ्लक्स इधर से ही निकल रहा है, तो यहां पे जो चार्ज होगा उसका फ्लक्स इसी लाइन से निकलेगा। मतलब कि अगर मैं यहां पे लाइन खींच लेता हूं, इसका सारा का सारा फ्लक्स इधर से निकलेगा, क्योंकि इधर इधर से नहीं निकल सकता, ट्रैप्ड है।
सारा फ्लक्स जो है हमेशा हमेशा इसी लाइन से निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस बाउंड्री से जो फ्लक्स निकलेगा वो इस में जो ट्रैप्ड है, इसमें जो चार्ज ट्रैप्ड है उसी से निकलेगा। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या? हाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ जो चार्ज ट्रैप्ड है वही इस बाउंड्री से सारा का सारा फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो जो ट्रैप्ड चार्ज है उसका वॉल्यूम निकाल दो, उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों अभी भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आंसर निकालने की कोशिश डेफिनेटली कीजिए। ठीक है, तो करता हूं मैं ये सवाल जल्दी से। तो हमें रेडियस दी गई थी 5r, दिस इज 5r और दिस इज 8r, दिस होल थिंग इज 8r। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? तो ये जो है ये भी 5r होगा। ठीक है, और अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं इस पॉइंट से, तो ये 5r होगा, ये 4r होगा और ये 3r होगा। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल की स्लैब बन गई। तो इट विल लुक अ लिटिल लाइक दिस। तो ये एक ट्राइंगल है और उसकी स्लैब बन गई। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज ट्रैप्ड है वो कितना होगा? इस ट्राइंगल का एरिया इंटू हाइट h। तो हमारा जो वॉल्यूम हो गया कितना हो गया? इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 3r इंटू इस ट्राइंगल का एरिया, पूरे का एरिया 8r, ये 8r है ना, है ना? r क्या था तो फिर? r हाइट थी, है ना? हाँ, इंटू 8r इंटू r, दिस इक्वल्स टू r। ठीक है, तो फ्लक्स इज नथिंग बट रो इंटू ऑल दिस। तो बस नंबर निकालना है हमें। तो हमारा नंबर है 12 गुणा डायमेंशन थिंग्स विच इज रो इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आ गया हमारा 12 रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट 12, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि थीटा बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो सवाल बहुत हैं करने को, करके आगे बढ़ने को। अब बट तो करते रहो करते रहो करते रहो, मजे लेते रहो। ठीक, इंटरेस्ट डेवलप करो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब सवाल बनेंगे। सवाल कैसे बनेंगे? जब आप इस तरह से देखोगे सॉल्यूशन और डिस्कस करो अपने बाकी पीयर्स के साथ। ठीक है, पेयर्स वाला साबुन नहीं, पीयर्स मतलब आपके सहपाठियों के साथ थोड़ा डिस्कस कीजिए। थोड़े अच्छे लोग ढूंढिए, अच्छी संगत का। आपको लगता है कि भाई आईआईटी में पढ़ के लोग बाग जो है बहुत आगे क्यों जाते हैं? आईआईटी का ब्रांड की वैल्यू होती है, सही बात है। आईआईटी में कुछ सीखते हैं, सही बात है। पर मेन चीज जो होती है, जो आपको आगे बढ़ाती है, वो असली में ये होता है कि लाइक माइंडेड पीपल है, एम्बिशियस पीपल है, अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे से अपॉर्चुनिटी शेयर होती है। कॉलेज में जो आपके रिलेशन बनते हैं कि यार मैं ये कंपनी में जाऊँ तो इसको भी ले आता हूँ, ये कंपनी खोल रहा हूँ तो इसको मैं सीटीओ बनाता हूँ, इस तरह से जो है आपको अपॉर्चुनिटी सीईओ बनाता हूँ, मिलती है आगे से आगे। ठीक है, तो अगर एक यूनिकॉर्न बनाता है
तो उसके जो सारे सहपाठी होते हैं कॉलेज में, वो सब जो है मिलियनियर तो बन ही जाते हैं। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को साथ लेके चले। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 लोगों से दोस्ती बनाने की कोशिश करें, हाय हेलो रखें, कुछ लोगों को घनिष्ठ दोस्ती बनाए, होपफुली जो थोड़े से आपके लाइक माइंडेड हो, थोड़े से सिंसियर हो, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आगे वो काम आएंगे, आप भी काम आ सकते हैं, और एंजॉय करें। ठीक है, तो फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सवाल डिस्कस करें जिनका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के साथ काम करें, और देन कुछ खास चीज़ है नहीं उसके बाद। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़, तो मैंने आपको बोला था कमेंट में बताना, वो बताना, ताकि मुझे लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं पूरा, आप जो है एक्चुअल में सीख रहे हैं। तो फिर मेरे को एंथो आएगा ना कि यार बच्चे सीख रहे हैं, तो इस बार उनको और ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर था। नेक्स्ट हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे करंट और कैपेसिटर, फिर मैग्नेटिज्म, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक, तो अच्छा लगा आपसे मिलके बच्चों, इसी तरह से आप आते रहें, मिलते रहें, बढ़िया करते रहें, और जो है फ़ायदा उठाएं पूरा, क्योंकि ये अलग सर ने कहा है कि उनको ये करना है, तो आप उनका पूरा जो हेल्प लें और अच्छा करें, लाइफ में आगे बढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों खुश रहें। ठीक है, चलो, थैंक यू।